कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा था कि विद्युतान सूर्यवंशी वह आचार्य धर्मेंद्र से थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद राज्यसभा की ओर निकल जाता है। वहीं कुदरती बागशाला की नई सदस्य भूमि के वहां पर आने के बाद उन्हें मालूम होता है कि कुदरती बागशाला पर एक और बार आक्रमण हो चुका है। तो अब इसी के साथ हम अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले भाई छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं। भाई मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से मैं इस पर वीडियो इतने दिनों से नहीं डाल रहा था, लेकिन यहाँ समस्या बढ़ गई है। मेरा चैनल 30 दिन की चेकिंग पर चल रहा है। मतलब साफ है कि अगर यह चैनल 30 दिन में रिव्यू नहीं होता है तो यह चैनल बंद हो सकता है। लेकिन अगर यह चैनल सक्सेसफुल हो गया और आप लोगों ने कुछ गलत कमेंट नहीं किए तो भाई यह 30 दिनों में शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। और बात रही मोनेटाइज की, तो भाई जिन लोगों की मेंबरशिप ली हुई थी चैनल के फिर से मोनेटाइज होने पर उन लोगों की मेंबरशिप वहाँ फिर से लौट आएगी। और जिन लोगों ने कल परसों या 2-3 दिन बाद भी मेंबरशिप ली होगी उनकी वैसे की वैसी ही रिन्यू हो जाएगी। मतलब उन्हें दोबारा से मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। अब इसी के साथ वीडियो को बिना किसी बकवास के करते हैं स्टार्ट। इस समय एक लड़का वहाँ गलियारे से होता हुआ सामने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और उसकी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे दृश्य थे जिनके बारे में वह सोचता चला जा रहा था कि तभी विद्युतांश वह खुद में बड़बड़ाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन कुदरती बागशाला पर पहली बार हमला जब हुआ था तब मैंने देव रैंक प्राप्त की थी। लेकिन हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो शायद मेरे काम आ सकता है। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक आती है और उसे अपने वही पुराने दिन याद आते हैं कि जब वह कुदरती बागशाला में पहुंचा था जहां महानाद शिदेव ने खुद उसे देव रैंक तक पहुंचाया था। यही सोचते हुए विद्युतांश धीरे धीरे आगे बढ़ता आता है और सीधा सभा में पहुंच जाता है। विद्युतांश को सभा में देखने के बाद वहां पर खड़े हुए लोग वह एक दूसरे की तरफ बहुत चक्का देखने लगते हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे होंगा सूते लोग भी थे उस सभा के अंदर जो विद्युतांश को नोटिस ही नहीं कर पाए थे कि तभी एक व्यक्ति वह दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आज जितने समय हो गया लेकिन हमारी लीडर वहाँ लौट कर नहीं आई। क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इस सिंहासन पर किसी दूसरे लीडर को बैठा दिया जाए। उस व्यक्ति की इस बात को सुनने के बाद वह पहला व्यक्ति वह दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो इसके बारे में अगर आचार्य धर्मेंद्र या फिर किसी और को मालूम हुआ तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी वह दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आप शायद भूल गए हैं कि मैं सत्यवर्धन लोक के लीडर का खास चेला हूँ। और आप जानते हैं सत्यवर्धन लोक के राजकुमार वीर वह बेहद ज़्यादा ताकतवर योद्धा हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी राजकुमार वीर का सामना कर सकता है? उस व्यक्ति की बात को सुनने के बाद पहला व्यक्ति वह तुरंत चुप हो जाता है कि तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की खट खट की आवाज़ वह बढ़ने लगती है और वहाँ से एक 25-26 साल का लड़का जिसका चेहरा दिखने में बहुत ज़्यादा मुलायम और फूल की तरह दिख रहा था, वह लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। उस लड़के के चलते चलते आसपास की जगह तो मानो ऐसे रुक सी गई हो, जैसे कि वह उस लड़के की शक्तियों का दबाव वहाँ सहने की कोशिश कर रही हो या फिर उस लड़के की शक्तियों को पहचान रही हो कि यह शक्तियाँ उसकी जानी पहचानी है या नहीं। वहीं सभा में कुछ लोग उस लड़के को बेहद ज़्यादा आश्चर्य से देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वह लड़का है कौन कि तभी सभा में ऊंचे कक्ष पर एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ होता है जिसकी दोनों आंखें बंद होती हैं और जिसने अपने दोनों हाथों को बांधे अपने सीने से छिमाया हुआ है और उसका सिर वह कुर्सी से सटा हुआ होता है कि तभी वह व्यक्ति गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या हुआ? सभा में इतनी शांति क्यों है? क्या कोई मर गया?
इतना कहते हुए वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, और जैसे ही वह व्यक्ति अपनी आंखों को खोलता है उसकी नज़रें चारों तरफ जाती हैं, जिसके बाद वह अपनी नज़रों को सामने की तरफ करता है, जहाँ पर 25-26 साल का वह लड़का, जो कि कोई और नहीं बल्कि लीडर विद्युतांश थे। वह व्यक्ति लीडर विद्युतांश को देखता है और देखने के बाद कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वह कुछ सोचते हुए कहता है, कौन है तू लड़के? पहले तो तुझे कभी भी सूर्यवंशी लोक के अंदर नहीं देखा गया। यह कहते हुए उस व्यक्ति की नज़रें सीधा विद्युतांश के ऊपर टिक जाती हैं। विद्युतांश जैसे ही उस व्यक्ति की इस बात को सुनता है, वह भी उस व्यक्ति को देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले जब विद्युतांश ने सूर्यवंशी लोक को बसाया था, तब यह व्यक्ति सूर्यवंशी लोक के अंदर नहीं था, लेकिन अब यह व्यक्ति सूर्यवंशी लोक के अंदर आ चुका था। यही सोचते हुए विद्युतांश वह अपनी नज़रों को उस व्यक्ति की तरफ करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और स्वर्ण और हीरे से बना हुआ एक राज सिंहासन, जिसके चारों तरफ बिजलियाँ वहाँ घूम रही थी, और वह एक ऊंचे मंच पर था। उस मंच की ओर विद्युतांश वह धीरे धीरे कदमों को बढ़ाकर चलने लगता है। विद्युतांश को सिंहासन की ओर जाता हुआ देखकर वहां पर खड़े हुए कुछ सैनिक वह हड़बड़ाते हैं और विद्युतांश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उन सैनिकों के हाथ में भाला होता है, और वह भाले को विद्युतांश की तरफ करते हुए कहते हैं, लड़के, अगर तू सतद्वार लोक से भी है तो याद रखना कि यह सतवर्धन लोक नहीं बल्कि सूर्यवंशी लोक है, और यहाँ पर हमारे लीडर विद्युतांश सूर्यवंशी की हुकूमत चलती है, ना कि तुम्हारे उस क्रूर राजा की। इसलिए अपनी हद में। यह कहते हुए वह व्यक्ति अपने अपने भालों को विद्युतांश के ऊपर तान देते हैं। जैसे ही विद्युतांश उन व्यक्तियों को अपनी तरफ भाला करता हुआ देखता है, उसकी आंखों में कोई भी बदलाव नहीं आता, जिसके बाद विद्युतांश वह अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। विद्युतांश के कदमों को आगे बढ़ता हुआ देखकर वह सैनिक अपने अपने दांतों को पीसते हैं। तभी दूसरा सैनिक वह पहले सैनिक की तरफ देखते हुए कहता, भाई यहाँ तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी पहला सैनिक वह दूसरे सैनिक की तरफ देखते हुए कहता, तो क्या हुआ, इसे मार देते हैं। यह कहते हुए वह सैनिक अपने भाले को विद्युतांश की तरफ किए आगे बढ़ने लगता है। उस सैनिक की रफ्तार को देखकर मालूम हो रहा था कि वह सैनिक देव रैंक के 5वें सितारे का योद्धा है, और उसके साथ कुछ ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धा भी आगे बढ़ रहे थे। उनकी शक्तियों के आसपास की जगह वह धुंधलाने लगती है और पूरा का पूरा दरबार वहाँ कांपने लगता है, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इससे बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। जैसे ही वहाँ सभी लोग विद्युतांश से 10 मीटर की दूरी पर रहते हैं कि तभी विद्युतांश वह अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाता है और उसे हवा में लहरा देता है। जैसे ही विद्युतांश अपने दाएं हाथ को हवा में लहराता है, उसके ऊपर हमला करने आ रहे वह दोनों सैनिक पल भर में दूर जा गिरते हैं, और दूर जाकर गिरते ही उनके मुंह से खून निकल आता है। लेकिन विद्युतांश वह उनकी तरफ एक बार देखता है और उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद वह अपने कदमों को उस ऊंचे मंच के पहली सीढ़ी के ऊपर रख देता है। और जैसे ही विद्युतांश अपने कदमों को ऊंची सीढ़ी के ऊपर रखता है, उस राज सिंहासन के ऊपर जगमगाता हुआ एक पत्थर वह जोर जोर से कांपने लगता है और उसके अंदर बिजलियां वह को दकने लगती हैं कि तभी विद्युतांश वह उस सख्त पत्थर की तरफ देखता है और अपने पैर को द्वारा आगे करता है। यह करते हुए विद्युतांश उन 7 पैरों को नापने की दूरी पर पहुंच जाता है जिनके बाद उसका सिंहासन था। लेकिन जैसे ही विद्युतांश 5वें पैरे पर पैर रखता है कि तभी उसके बगल में धुंधलाहट होती है और वहां से एक बेहद ज़्यादा ताकतवर हमला वह निकल कर जाता है। लेकिन विद्युतांश वह सिर्फ अपने पैर को थोड़ा मोड़ लेता है और उसके पैर को मोड़ते ही वह साइड हो जाता है और वह हमला उसके कंधे के बेहद ज़्यादा पास होकर निकलता है और वहीं रखे हुए एक सिंहासन से जा टकराता है। जैसे ही उसका हमला उस सिंहासन से टकराता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ वह सिंहासन
और उस पर बैठा हुआ वह व्यक्ति पल भर में धूल के गुहार में बदल जाते हैं। जैसे ही विद्युतांश दृश्य को देखता है वह अपनी नज़रों को तुरंत आसमान की तरफ करता है जहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं। इनमें एक तो वही बुजुर्ग था जो अपनी आंखों को बंद किए बैठा था और उसके अलावा वहाँ पर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था जिन दोनों के शरीर के अंदर से बेहद ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ निकल रही थी। विद्युतांश उन दोनों को देखता है और उन दोनों की शक्तियों को महसूस करता है। तब उसे मालूम होता है कि उसके सामने ऊपर खड़े हुए वह दोनों व्यक्ति विनाशक बनने से एक कदम की दूरी पर हैं। जैसे ही विद्युतांश इस चीज़ को नापता है उसके चेहरे के ऊपर एक खूंखार झलक आ जाती है जिसके साथ वह उन दोनों व्यक्तियों की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और मुझ पर प्रहार करने की वजह क्या है? विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद उनमें खड़ा वह पहला व्यक्ति जो कि सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था वह जोर जोर से हंसने लगता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के, शायद तुझे सत्यवर्धन लोक से दुश्मनी लेने की ज़्यादा ही जल्दी है, इसीलिए तू इस रात सिंहासन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद तुझे मालूम नहीं कि यह राज सिंहासन हमारे राजकुमार वीर का है जिस पर हमारे राजकुमार वीर ही बैठ सकते हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट आ जाती है। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह खुद में बड़बड़ाकर कहता है, वीर, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लेकिन वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि यह सिंहासन विद्युतांश सूर्यवंशी का है। जैसे ही वह व्यक्ति उस विद्युतांश की इस बातों को सुनता है वह जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, विद्युतांश सूर्यवंशी, वो तो जाने कब का मारा गया, अब सत्यवर्धन लोक ही सूर्यवंशी लोक के ऊपर कब्जा करेगा। शायद लड़के तू नया आया है इसलिए तुझे मालूम नहीं कि हम सत्यवर्धन लोक के बड़े बुजुर्ग हैं और हम यहाँ सूर्यवंशी लोक के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कैसा प्रस्ताव? तभी वह बुजुर्ग विद्युतांश की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, कैसा प्रस्ताव? यह जानने की तो तेरी हैसियत ही नहीं है। यह कहते हुए वह बुजुर्ग जोर जोर से हंसता है और तुरंत अपनी जगह से गायब होकर सीधा विद्युतांश के ऊपर प्रहार करने को आगे बढ़ता है। उस बुजुर्ग को विद्युतांश अपने पास आता हुआ देखता है जिसके बाद वह एक गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं लगाता कि मुझे किसी को यहाँ जान से मारना पड़ेगा, लेकिन खैर छोड़ो, अगर यह मरना चाहता है तो यहीं सही। यह कहते हुए विद्युतांश अपने हाथों को आगे करके शक्तियाँ एकत्रित ही करने वाला होता है कि तभी विद्युतांश के बगल में धुंधलाहट चाहती है और वहाँ से एक पंच सीधा जाकर उस बुजुर्ग से टकरा जाता है, जिसके बाद वह बुजुर्ग पल भर में 20 कदमों से ज़्यादा की दूरी नाप देता है और हवा में ही जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वह बुजुर्ग अपनी नज़रों को सामने की तरफ देखता है और देखकर जोर से दहाड़ते हुए कहता है, किसकी इतनी हिमाकत है जिसने बड़े बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की, और कौन है जो अपनी पत्नी को विधवा करना चाहता है? यह कहते हुए उसकी नज़रें उसकी धुंधलाहट के ऊपर छा जाती हैं। जैसे ही विद्युतांश इस दृश्य को देखता है उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, आज 5 महीने बाद आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई मेरे दोस्त। यह कहते हुए उसकी नज़रें वह सीधा सामने की तरफ होती हैं, जहाँ से आयाम वह 2 हिस्सों में चटक जाता है और उसके अंदर से एक लड़का वह बाहर की तरफ निकलता है जिसने हरे कलर का लिबास पहना हुआ था और जिसकी आंखें वह किसी हरी मणि की तरह जगमगा रही थी और जिसके सिर के ऊपर एक बंद बना हुआ था जो कि उसे देखने में बेहद ज़्यादा आकर्षक बना रहा था। कि तभी विद्युतांश उस लड़के की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, आखिरकार नागेंद्र तुम आ ही गए। जैसे ही नागेंद्र विद्युतांश की इस बात को सुनता है तो वह विद्युतांश की तरफ देखता है और फिर उसे इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ, तुम जो यहाँ से गायब होने की तुम्हारी यह आदत कभी जाएगी नहीं। यह कहते हुए नागेंद्र वह विद्युतांश की तरफ देखता है और अपनी नज़रों को सामने की तरफ करते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे ही सूर्यवंशी लोक में आकर हमारे ही लीडर के ऊपर प्रहार करने की हिम्मत की।
यह कहते हुए नागेंद्र के शरीर के अंदर से एक अर्धविनाशक की शक्तियाँ बाहर की तरफ फूटने लगती हैं, जो कि एक विनाशक से सिर्फ आधा कदम की दूरी पर ही थी। इस समय सामने 3 ऐसे विनाशक योद्धा खड़े थे जो विनाशक बनने से सिर्फ आधे कदम के फासले की दूरी पर थे कि तभी ऊपर खड़े हुए वह दोनों बुजुर्ग नागेंद्र की तरफ देखते हैं और दहाड़ते हुए कहते हैं, लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर प्रहार करे। या कहते हुए वह दोनों बुजुर्ग आगे ही बढ़ने लगते हैं कि तभी उनको जैसे कुछ ध्यान आता है, जिसके बाद वह आसमान में ही रुकते हैं और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारे लीडर। यानी कि यह कहते हुए उन दोनों की नज़रें सीधा विद्युतांश के ऊपर जाकर टिक जाती है, जो कि धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाकर राज सिंहासन के पास पहुंच चुका था। इस समय विद्युतांश का हाथ वह सीधा राज सिंहासन के ऊपर घूम रहा था। विद्युतांश जैसे ही राज सिंहासन को स्पर्श करता है, राज सिंहासन से बिजली की तरंगें वह आसमान में फूटने लगती हैं और तभी वह सिंहासन जैसे किसी हीरे की तरह जगमगाने लगता है। तभी विद्युतांश जैसे ही उस राज सिंहासन को देखता है, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इतने दिनों बाद, चलो कुछ ना। यह कहते हुए विद्युतांश वह सीधा अपने चूतरों को उस राज सिंहासन के ऊपर रख कर बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने पैर के ऊपर पैर रखता है और अपनी नज़रों को उन दोनों बुजुर्गों की तरफ करता है, जिसके बाद विद्युतांश के शरीर के अंदर से दुनिया तक को ख़त्म कर देने वाली शक्तियाँ वह बाहर की तरफ फूटने लगती हैं। देखते ही देखते विद्युतांश के शरीर की शक्तियाँ वह उसके शरीर से किसी तेज समुद्र की तरह बाहर निकलती हैं और पल भर में पूरे के पूरे राज दरबार को घेरे लेती हैं कि तभी विद्युतांश वह उन दोनों बुजुर्गों की तरफ देखता है, जिनके चेहरे अब इस समय दबाव की वजह से लाल पड़ चुके थे। तब इनमें से एक बुजुर्ग वह अपने मुंह से खून को थूकता है और लड़खड़ाते हुए हवा से सीधा जमीन पर गिरने लगता है कि तभी दूसरा बुजुर्ग उसे संभालता है और धीरे धीरे विद्युतांश के सामने आकर उतर जाते हैं, जिसके बाद वह बुजुर्ग विद्युतांश की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, तो अच्छा, तू ही है लड़के इस सूर्यवंशी साम्राज्य का लीडर। यह कहते हुए उसकी नज़रें सीधा विद्युतांश के ऊपर जाकर टिक जाती हैं। जैसे ही विद्युतांश उस बुजुर्ग की इस बात को सुनता है, वह सीधा उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, आप कौन हो। तभी वह बुजुर्ग अपने गुरूर के साथ आगे बढ़ता है और विद्युतांश से कुछ दूरी पर खड़ा होने के बाद कहता है, मैं सत्यवर्धन लोक का सबसे छोटा बुजुर्ग हूँ और ये सत्यवर्धन लोक के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। यह कहते हुए वह अपने बगल में खड़े हुए उस बुजुर्ग की तरफ इशारा करता है, जिसके मुंह से खून का फुवारा वह कुछ देर पहले निकला ही था कि तभी विद्युतांश वह उन दोनों की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, तो क्या आप अपने लोक का रास्ता भटक गए हैं जो हमारे सूर्यवंशी लोक के अंदर आकर खड़े हुए हैं। यह कहते हुए विद्युतांश की नज़रें वह सीधा उन दोनों बुजुर्गों के ऊपर हो जाती है। विद्युतांश की नज़रें उन बुजुर्गों के ऊपर होते ही वहाँ बजरा बुजुर्ग वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विद्युतांश के पास जाकर कहता है, मैं सत्यवर्धन लोक का बड़ा बुजुर्ग हूँ और मुझे सत्यवर्धन लोक के लीडर ने भेजा है। शायद लड़के तुम यह जानते होंगे कि अब तक हम 16 आयामों पर काबू कर चुके हैं, बचा है तो सिर्फ यह सूर्यवंशी लोक ही। अगर तुम हमसे हाथ मिला लेते हो और लीडर की शर्तों का पालन करते हो तो यह सूर्यवंशी लोक हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहेगा और तुम्हें भी तुम्हारी औकात के हिसाब से शक्तियाँ दी जाएंगी। इतना कहते हुए वह बुजुर्ग गुरूर के साथ विद्युतांश को देखने लगता है, जिसके बाद विद्युतांश वह अपनी नज़रों को उस बुजुर्ग की तरफ करता है और उस बुजुर्ग की तरफ करते हुए कहता है, अच्छा, तो क्या शर्तें हैं आपके उस लीडर की, क्या आप इस बताने का कष्ट करेंगे। जैसे ही वह बुजुर्ग विद्युतांश की इस बात को सुनता है, वह विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों नहीं लड़के। यह कहते हुए वह अपने हाथ को आगे करता है, जहाँ की उसकी स्टोरेज अंगूठी के अंदर से एक स्क्रॉल वह बाहर की तरफ उड़कर आता है कि तभी वह बुजुर्ग उस स्क्रॉल को पकड़ता है और उसे पढ़ते हुए कहता है, मैं सत्यवर्धन लोक का लीडर इस छोटे से लोक सूर्यवंशी लोक से अपनी गुलामी का
संदेश भेज रहा हूँ। अगर यह सूर्यवंशी लोग मेरी शर्तों का पालन करते हुए मेरी गुलामी करेगा तो इसे जीवन दान दिया जाएगा। यह कहते हुए उसमें कुछ शर्तें भी लिखी थी कि तभी वह बुजुर्ग जोर से हंसता है और उसमें लिखी पहली शर्त को पढ़ते हुए कहता है, अगर सूर्यवंशी लोक का लीडर विद्युतान सूर्यवंशी वह अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर तकनीक परम ब्रह्म परमेश्वर मंत्रा, बिजली देव मंत्रा और बिजली देव का तांडव और उसके साथ ही अपना महाअस्त्र त्रिकालंग मेरे हवाले कर देता है तो हम सूर्यवंशी साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। वहीं पर दूसरी शर्त लिखी हुई थी, विद्युतान सूर्यवंशी को हर साल हमें लगान देना होगा और इस लगान में उसे हमें बेहद ज़्यादा प्राचीन और ताकतवर मंत्राएं देनी होंगी। इतना ही नहीं, इसी के साथ उसे अपने राज्य की 18 वर्षीय लड़कियों को हमारे राज्य भेजना होगा ताकि हमारे सैनिकों का मनोरंजन हो सके। मैं कहते हुए वह बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगता है और छोटे बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, देखा ना छोटे बुजुर्ग, हमारे लीडर हमारे बारे में कितना सोचते हैं। यह कहते हुए उसकी नज़रें विद्युतांश के ऊपर जाती हैं जिसका चेहरा अभी भी बेहद ज़्यादा शांत और उसके चेहरे के ऊपर बेहद ज़्यादा ठंडक थी कि तभी विद्युतांश वह उस बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपकी शर्तें पूरी हुई? तभी वह बुजुर्ग विद्युतांश की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, नहीं, अभी भी 2 शर्तें बाकी हैं। तभी विद्युतांश वह अपने सिर को हिलाता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखता है कि तभी वह बुजुर्ग जोर से दहाड़ते हुए कहता है, और हमारे लीडर की तीसरी शर्त ये है कि तुम अपनी पत्नियों को एक एक रात के लिए हमारे लीडर और हमारे राजकुमार के पास भेजोगे। जब हमारे लीडर और हमारे राजकुमार तुम्हारी पत्नियों से संतुष्ट हो जाएंगे तो वह शायद तुम्हारी पत्नियों को जीवित तुम्हें लौटा दें। जैसे ही उसकी यह तीसरी शर्त सभा में गूंजती है, सभा की हवा वह भारी हो जाती है कि तभी नागेंद्र वह अपनी जगह से तुरंत गायब होता है और उसके शरीर के अंदर से अपार और भयानक शक्तियाँ वह बाहर की तरफ फूटने लगती हैं। जैसे ही विद्युतांश इस दृश्य को देखता है, वह नागेंद्र की तरफ देखकर इशारा करता है और उसे रोकते हुए कहता है, नागेंद्र रुक जाओ। नागेंद्र जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनता है, वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उस पर चीखते हुए कहता है, अब भी तुम ये कह रहे हो रुक जाओ, यह अपनी सारी मान मर्यादा को पार कर चुका है। यह कहते हुए नागेंद्र की आंखों में गुस्सा वह साफ साफ झलकने लगता है। नागेंद्र को इतने गुस्से में देखने के बाद विद्युतांश वह उसे प्यार से समझाता है और समझाते हुए कहता है, नागेंद्र मेरे भाई, मुझ पर विश्वास रखो। यह कहते हुए उसकी नज़रें सभा में जाती हैं जहाँ पर अब तक नीरजा, रोजिका, माधवी, कृष्णा वह आ चुकी थी और उस बुजुर्ग की पहली तो नहीं लेकिन दूसरी और तीसरी शर्तों को उन्होंने सुन लिया था कि तभी नीरजा वह अपनी जगह पर खड़ी होती है और उस बुजुर्ग की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और उसे सिर हिलाकर मना कर देता है। जैसे ही नीरजा विद्युतांश के इस इशारे को देखती है, वह अपने दांतों को पीसती है और उसके बाद वह बैठ जाती है क्योंकि उसे विद्युतांश के ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। और वह बैठते हुए बड़बड़ा कर कहती है, विद्युतांश तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे छूने की भी कोशिश की तो उसे मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी राख मिलेगी। यह कहते हुए वह तुरंत वहीं पर पड़े हुए सिंहासन के ऊपर बैठ जाती है। तभी विद्युतांश वह उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, और आपकी चौथी शर्त। तभी वह बुजुर्ग जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए कहता है, लड़के हमारी चौथी शर्त साफ है, तुझे अपना विद्युत स्टोन और कुदरती टंडरा जित को हमारे हवाले करना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि तुझे अपनी दादी महारानी दीप्तिमंत्रा को हमारे यहाँ की दासी बनाना होगा। जैसे ही विद्युतांश सिंह इन शब्दों को सुनता है, विद्युतांश के चेहरे के ऊपर छाया हुआ वह ठंडापन पल भर में गायब हो जाता है और वहाँ पर एक ऐसा गुस्सा छाने लगता है जो छुपाए नहीं छुप रहा था कि तभी विद्युतांश वह तुरंत अपनी जगह से गायब होता है। और अगली बार जब विद्युतांश वह दिखाई देता है तब विद्युतांश के हाथों में उस बुजुर्ग की गर्दन होती है और वह बुजुर्ग हवा में लटका हुआ होता है। तभी विद्युतांश वह अपने हाथों से उस बुजुर्ग की गर्दन को जोर से दबाता है और दबाते हुए कहता है,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी दादी के बारे में ऐसा बोले। यह कहते हुए विद्युतांश की पकड़ वहाँ मजबूत होने लगती है। जैसे ही विद्युतांश की पकड़ वहाँ मजबूत होती है, सभा में एक हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि अब तक यह आयाम जो कि सत्यवर्धन आयाम था, वह 16 आयामों को अपने साथ मिला चुका था। यानी कि सूर्यवंशी साम्राज्य के मिलते ही वह 17वीं आयाम की उस सील को तोड़ देता, जिससे प्रलय राज वह आज़ाद हो जाता। कि तभी विद्युतांश वह उस बुजुर्ग की गर्दन को जोर से दबाने लगता है। तभी वहाँ पर आसमान में आयामी दरार खुलती है और वहाँ से कुछ बुजुर्ग बाहर निकल कर बाहर आते हैं। विद्युतांश देखता है कि उनमें से एक बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग बिस्तर, दूसरे बुजुर्ग अग्नि थे, और बाहर की तरफ से आचार्य धर्मेंद्र वह भी अंदर की तरफ आते चले जा रहे थे। कि तभी आचार्य धर्मेंद्र वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और देखते हुए कहते हैं, लड़के ये तुम क्या कर रहे हो? अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर तुमने इसे मार दिया तो हमारे यहाँ जंग वह छिड़ सकती है। विद्युतांश जैसे ही आचार्य धर्मेंद्र की इस बात को सुनता है, वह अपनी नज़रों को आचार्य धर्मेंद्र की तरफ करता है और आचार्य धर्मेंद्र की तरफ करते हुए सिर्फ उन्हें एक ठंडी नज़र से देखता है। जिसके बाद वह अपनी खूंखार और बेरहम आंखों से उसी बड़े बुजुर्ग को देखने लगता है, जिसका शरीर इस समय वह बेहद ज़्यादा ठंडा हो चुका था और उस पर मानो ऐसे डर की वजह से कांप रहा था। तभी विद्युतांश वह उस बुजुर्ग की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो सुन, अगर तू चाहे तो बता, तुझे मैं पल भर में मौत के घाट उतार देता हूँ। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वह बुजुर्ग हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ा कर कहता है, देखो जो हमें हमारे लीडर ने कहा हमने तो वही बताया है, हमें माफ़ कर दो, हम तो एक दूत हैं। या कहते हुए बड़े बुजुर्ग की आंखों से अब डर की वजह से आंसू वह फूट फूट कर बाहर आने लगते हैं। कि तभी विद्युतांश वह बड़े बुजुर्ग की तरफ एक बार देखता है और फिर होता वो है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वह बड़े बुजुर्ग के सिर को पल भर में तोड़कर अलग कर देता है। इस समय बड़े बुजुर्ग का सिर वह विद्युतांश के हाथ में था और धड़ वह जमीन पर पड़ा रहा था। कि तभी विद्युतांश वह अपनी खूंखार नज़रों से सामने खड़े हुए छोटे बुजुर्ग को देखता है, जिसकी हालत वह डर की वजह से बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसका पूरा का पूरा पतलून वह आगे से गीला और पीछे से पीला हो चुका था। कि तभी विद्युतांश वह अपनी खूंखार नज़रों से उस छोटे बुजुर्ग की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, और चाहिए तुझे मेरी शक्तियों का प्रमाण? जैसे ही वह छोटा बुजुर्ग विद्युतांश की इस बात को सुनता है, वह कांप जाता है और अड़बड़ाते हुए कहता है, लीडर मुझे जीवन दान दीजिए लीडर, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने लीडर के आदेश के ऊपर आया था, मुझे नहीं मालूम था। यह कहते हुए उसके हाथ पैर वहाँ कांपने लगते हैं। कि तभी विद्युतांश वह उस छोटे बुजुर्ग की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, तो सुन, जो मैं संदेश दे रहा हूँ उसे जाकर अपने लीडर को दे दे और कह दे कि तेरे लीडर में अगर दम है तो वह खुद सूर्यवंशी साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर देगी। अगर उसने उंगली करना तो दूर, अगर उसने आंख भी उठाई तो मैं उसकी आंख को फोड़ दूंगा। और बात रही तेरे उस राजकुमार वीर की, तो उसे मारने में मुझे कुछ पल ही लगेंगे। यह कहते हुए विद्युतांश की खूंखार आवाज़ वह गूंजने लगती है। कि तभी विद्युतांश जोर से दहाड़ता है और दहाड़ते हुए कहता है, तो जाकर कह अपने लीडर से कि सूर्यवंशी साम्राज्य की लीडर विद्युतांश सूर्यवंशी का कहना है कि। तो आखिरकार विद्युतांश ने ऐसा क्या कहा उस बुजुर्ग से जो उसने अपने लीडर से जाकर कहा होगा, और क्या होगा जब विद्युतांश और वीर का होगा आमना सामना। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में, इसीलिए बने रहें मेरे साथ। कहानी के अगले भाग में मिलते हैं इसी के साथ एक और नए एपिसोड में।